मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वो देवरिया के एक मजार का मुद्दा इस वक्त प्रदेश व्यापी चर्चा का विषय बन गया है। उस पूरे विवाद में विधायक शलभमणि त्रिपाठी जो देवरिया सदर के विधायक हैं, उन पर लगातार उनको धमकियां मिल रही हैं, उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है। जब मुझे काम करने का अवसर देवरिया के लोगों ने दिया 2022 में, तो मेरे मन में ये कौतूहल आया कि ये जो रोड जाम लगता है, ट्रैफिक जाम लगता है, इसके लिए हमें प्रयास करके जो हमारा जो ओवरब्रिज है उसका दोहरीकरण कराना चाहिए। तो मुझे बहुत हैरान करने वाली जानकारी मिली। ये बताया गया कि भाई ये मजार पूरी तौर पर अवैध है और जहाँ पर ये मजार बनाई गई है, जहाँ पर इसको एक बहुत बड़ी इमारत के तौर पर खड़ा किया गया है, वहां पर 1 इंच भूमि भी मजार के नाम पर दर्ज नहीं है। जब बीच बीच में सरकारें आई हैं, उनके अनुकूल सरकारें आई हैं, तो उन लोगों ने उसका फायदा उठाते हुए इसको बनाया है। एक कालखंड ऐसा आया जब हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ प्रचारक थे, राम नगीना यादव जी, उन्होंने जब इसका विरोध करना शुरू किया, तब ये मजार छोटी होती थी और उन्होंने कहना शुरू किया कि भाई ये अवैध है, गलत है, नहीं बननी चाहिए। तो बहुत बेरहमी से उनकी हत्या की गई। पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में इस पे दर्ज कराने की क्या कहानी? ये तो बहुत बाद में दर्ज हुआ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में, तो पूरा गेम क्या था? अब 2 आरोपी लग रहे हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं कि वो अधिकारी क्योंकि विभाग के ही हैं, तो अब इनको बचाने के लिए इस बात की भी कोशिश हो कि इसको चूंकि अब इलेक्शन ईयर आने वाला है, तो इसको तब तक खींच कर ले जाया जाए ताकि वो मामला चुनाव के परिणामों पर निर्भर करे। दूसरी चीज ये भी कहा गया कि भाई चूंकि इलेक्शन ईयर है, इसलिए आपने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया। पूरा गेम देखिए, सरकारी जमीन को कब्जा करने का गेम था। आप जानते हैं कि वक्त को लेकर बीच में बड़ा जब कांग्रेस की हुकूमत थी, तो एक कानून आया। उस कानून में ये कहा गया कि जो लंबे समय तक अल्पसंख्यक समाज के लोग और उनमें भी विशेष तौर पर मुस्लिम समाज के लोग, इस हत्या का दुष्परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जुबान बंद कर दी, सबने अपनी आवाज उठानी बंद कर दी और बहुत दबंगई से इस पूरी मजार को एक बड़ी मजार के तौर पर तब्दील कर दिया गया। जैसे ही एसडीएम कोर्ट ने ये डिसाइड किया, एसडीएम कोर्ट ने पाया कि ये फर्जीवाड़ा है, और फर्जीवाड़ा ही नहीं, एसडीएम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उसमें दस्तावेजों का हेरफेर हुआ है। एसडीएम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसमें मजार के जो लोग हैं, मजार से जुड़े जो लोग हैं, उनके विरुद्ध भी और जो भी अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल रहे हैं, उनके विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज किया है। तो जिनको आरोप लगाना है वो तो आरोप लगाएंगे, जो मजार के पक्ष में खड़े हैं, जो इस अवैध संपत्ति के पक्ष में खड़े हैं। एक अवैध मजार इतने बड़े बड़ी इमारत के तौर पर इतने बड़े समय तक खड़ी रही, और आप उस संपत्ति का अगर मूल्यांकन करेंगे तो वो कई करोड़ की संपत्ति, अरबों की संपत्ति है, पॉश एरिया है। वहां पर इतने समय तक खड़ी रही, किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसमें अधिकारी कर्मचारियों को ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। उनको इस बात के लिए उनकी जवाबदेही भी तय की जा रही है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि देवरिया की महान जनता चाहती है, लोगों से आप बात करेंगे, हर कोई चाहता है कि भाई ये अवैध बाजार ध्वस्त होनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब में। और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वो देवरिया के एक मजार का मुद्दा जिस वक्त प्रदेश व्यापी चर्चा का विषय बन गया है। और उस पूरे विवाद में विधायक शलभमणि त्रिपाठी जो देवरिया सदर के विधायक हैं, उन पर लगातार उनको धमकियां मिल रही हैं, उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है, लगातार उनके परिवार को थ्रेट किया जा रहा है। पहले मुद्दा क्या है इस पर आते हैं, फिर इसके विवाद पर भी चलेंगे। देखिए, आप जैसे ही देवरिया शहर में प्रवेश करेंगे, देवरिया शहर में प्रवेश करते ही आपको एक ओवरब्रिज मिलता है और ओवरब्रिज के ठीक बाएं तरफ, यानी ओवरब्रिज से सटी हुई आपको एक मजार दिखती है। जब मुझे काम करने का अवसर देवरिया के लोगों ने दिया 2022 में, तो मेरे मन में ये कौतूहल आया कि ये जो रोड जाम लगता है, ट्रैफिक जाम लगता है, इसके लिए हमें प्रयास करके जो हमारा जो ओवरब्रिज है उसका दोहरीकरण कराना चाहिए। तो मुझे बहुत हैरान करने वाली जानकारी मिली और ये बताया गया कि भाई ये मजार पूरी तौर पर अवैध है और जहां पर ये मजार बनाई गई है, जहां पर इसको एक बहुत बड़ी इमारत के तौर पे खड़ा किया गया है, वहां पर 1 इंच भूमि भी मजार के नाम पर दर्ज नहीं है। ये भी बताया गया कि ये सरकारी जमीन है। जब बीच बीच में सरकारें आई हैं, उनके अनुकूल सरकारें आई हैं, तो उन लोगों ने उसका फायदा उठाते हुए इसको बनाया है। एक कालखंड ऐसा आया जब हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ प्रचारक थे, राम नगीना यादव जी, उन्होंने जब इसका विरोध करना शुरू किया, तब ये मजार छोटी होती थी और उन्होंने कहना शुरू किया कि भाई ये अवैध है, गलत है, नहीं बननी चाहिए। तो बहुत बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्या का दुष्परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जुबान बंद कर ली, सबने अपनी आवाज उठानी बंद कर दी और बहुत दबंगई से इस पूरी मजार को एक बड़ी मजार के तौर पे तब्दील कर दिया गया। तो इसको लेकर बाकायदे प्रशासन ने अपनी जो कार्रवाई होती है, जो लीगल फॉर्मेट होता है, उस लीगल फॉर्मेट में पूरी कार्रवाई की। इस दौरान जो मजार से जुड़े लोग थे, वो भागकर हाईकोर्ट भी गए।
प्रयागराज हाई कोर्ट गए, वहां पे कोर्ट ने कहा कि आप जाइए, आप नीचे अपनी बात कहिए। कोर्ट ने किसी प्रकार का की राहत देने से मना कर दिया, ऑनरेबल कोर्ट ने। पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में इसको दर्ज कराने की क्या कहानी, क्योंकि ये तो बहुत बाद में दर्ज हुआ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में, तो पूरा गेम क्या था? पूरा गेम देखिए सरकारी जमीन को कब्जा करने का गेम था, और एक प्रकार से आप जो जानते हैं कि वक्फ को लेकर बीच में बड़ा जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो एक कानून आया। उस कानून में ये कहा गया कि जो लंबे समय तक अल्पसंख्यक समाज के लोग, और उनमें भी विशेष तौर पर मुस्लिम समाज के लोग, जिस लैंड का लंबे समय तक उपयोग कर रहे हैं, वो भले जमीन उनकी ना हो, उसको बाई यूजर उनके नाम दर्ज कर दिया जाएगा। जैसे ही एसडीएम कोर्ट ने ये डिसाइड किया, एसडीएम कोर्ट ने पाया कि ये फर्जीवाड़ा है, और फर्जीवाड़ा ही नहीं, एसडीएम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उसमें दस्तावेजों का हेरफेर हुआ है। एसडीएम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसमें मजार के जो लोग हैं, मजार से जुड़े जो लोग हैं, उनके विरुद्ध भी, और जो भी अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल रहे हैं, उनके विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज किया जाए। अब दो आरोपी लग रहे हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं कि वो अधिकारी चूंकि विभाग के ही हैं, तो अब उनको बचाने के लिए इस बात की भी कोशिश हो कि इसको, चूंकि अब इलेक्शन ईयर आने वाला है, तो इसको तब तक खींच कर ले जाया जाए ताकि वो मामला चुनाव के परिणामों पर निर्भर करे कि भाई सरकार अगर आ गई तो आगे एक्शन ले लेंगे, और नहीं लौट कर आई तो फिर तो जैसे है वैसे चलता ही रहेगा। दूसरी चीज ये भी कहा गया कि भाई चूंकि इलेक्शन ईयर है, इसलिए आपने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया। देखिए दोनों बातें, पहले आके मैं दूसरे प्रश्न का जवाब देता हूं कि अभी तो इस जो पूरा जो प्रकरण था, इस प्रकरण को मैंने लगभग 9 महीने पूर्व उठाना शुरू किया। इलेक्शन तो अभी 1 साल बाद, 2 साल बाद है, अभी इलेक्शन कहाँ है। तो हमने इस मामले को 9-10 महीने पहले, और क्यों 9-10 महीने पहले, 2022 में मैंने काम शुरू किया। काम शुरू करने के दौरान जब मुझे पता चला तो मैंने इस पे पूरा एक रिसर्च किया, बकायदे लोगों से पता कराया कि इसमें क्या, इसके तथ्य क्या है, और जब तथ्य मेरे पास आ गए तो हमने बकायदे इसको लेकर कार्रवाई लगभग 9-10 महीने पहले शुरू की। तो जिनको आरोप लगाना है वो तो आरोप लगाएंगे, जो मजार के पक्ष में खड़े हैं, जो इस अवैध संपत्ति के पक्ष में खड़े हैं। जहां तक प्रशासन और सरकारी कर्मचारियों की बात है, तो ये मेरे लिए भी हैरान करने वाली बात है। एक अवैध मजार इतने बड़े बड़ी इमारत के तौर पर इतने बड़े समय तक खड़ी रही, और आप उस संपत्ति का अगर मूल्यांकन करेंगे तो वो कई करोड़ की संपत्ति, अरबों की संपत्ति है, पॉश एरिया है। वहां पर इतने समय तक खड़ी रही, किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? किसी ने ये तहकीकात करने की कोशिश क्यों नहीं की? भाई ये तो सामने दिख रहा है, और ऐसा लगता है कि भाई जैसे मजार जो है वो ये ओवर ब्रिज जो है मजार के भीतर बना दिया गया, ऐसा लग रहा है। तो ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसमें अधिकारी कर्मचारियों को ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है, उनको इस बात के लिए उनकी जवाबदेही भी तय की जा रही है। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि देवरिया की महान जनता चाहती है, लोगों से आप बात करेंगे, हर कोई चाहता है कि भाई ये अवैध मजार ध्वस्त होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कलंक है। आप किसी एक सरकारी जमीन पर, जो बंजर जमीन है, जिस पर अधिकार किसका है? उस जमीन पर अधिकार देवरिया के लोगों का है, उस जमीन पे अधिकार प्रशासन का है, उस जमीन पर अधिकार हर व्यक्ति का है। उस पर आप कैसे इस प्रकार की मजार खड़ी कर सकते हैं? आप लोगों से बात करेंगे तो बीच में बहुत सारे ऐसे प्रकरण आए जो लव जिहाद से जुड़े प्रकरण थे, और उस लव जिहाद के प्रकरण में जो शामिल थे, जो जिहादी किस्म के लोग शामिल थे, उनकी हैसियत एक मोटरसाइकिल खरीदने की भी नहीं होती थी, पर उनके लिए वकील लाखों का खड़ा होता था। तो ये फंडिंग भी हो रही है, और इस मजार से जुड़ी बहुत सारी गतिविधियां हैं जिनको लेके पहले पहले भी सवाल उठते रहे, धर्मांतरण के भी बहुत सारे मामले आए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें सख्त कार्रवाई होगी, और हम लोग जल्द से जल्द देवरिया की जनता को ये पूरी जो जमीन है वो वापस उनके कदमों में सौंप पाएंगे। एक सवाल और बनता है इसको लेकर के कि पहले आपको राम नगीना यादव जो प्रचारक थे आरएसएस के, उनकी मौत का मामला आपको पहले पता चला, या पहले ये विवाद पता चला तब आपको ये पता चला कि ऐसी हत्या कोई हुई थी? स्वर्गीय राम मीना जी की हत्या के बारे में मुझे पता था, बहुत वरिष्ठ प्रचारक हैं। पर मुझे बाद में पता चला कि उनकी हत्या के पीछे बहुत बड़ा कारण इस मजार के खिलाफ आवाज उठाना था। और जब मैंने उनके परिवार के लोगों से बात की, उनके भाई हैं, हरि यादव जी हैं, स्वयंसेवक हैं, सब लोग राष्ट्र के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। जब मैंने उनसे बात करने का प्रयास किया तो वो लोग बहुत निराश थे। उनका कहना था कि उनको भरोसा नहीं कि जो राम नगीना जी की जो लड़ाई थी वो अंजाम तक पहुंच पाएगी। लेकिन मैंने कहा नहीं, राम नगीना यादव जी की जो लड़ाई थी जहाँ पे छूटी थी, कम से कम हम उसको वहां से शुरू करके अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। एक नैरेटिव आपके बारे में देवरिया में डेवलप करने की कोशिश हुई, खास तौर पर आपको यादव समाज के खिलाफ बताया गया। अब जब आप राम नगीना यादव की बात करते हैं या उनकी हत्या के मामले की जांच की बात करते हैं, आरोपियों को पकड़े जाने की बात करते हैं, तो ये तो नैरेटिव विपक्ष का फिर इससे धता हो जाता है, खत्म हो जाता है। पर आपके मन में क्या था? और ये सवाल जब उठता है तो फिर ये चीज कैसे लगती है आपको?
जो इस प्रश्न को उठाते हैं, मैं उनसे कहता हूं, उनको चुनौती देता हूं, एक आरटीआई लगाइए। और आरटीआई लगाने की आवश्यकता अगर नहीं है आपको, तो आप मेरे पास आइए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पिछले 3.5 वर्षों में लगभग 9.5 करोड़ रुपए इलाज के लिए दिए हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से मिला है, मेरे प्रयास से मिला है, मेरी विधानसभा में। मेरी विधानसभा से कुछ बाहर के लोगों को भी मिला है, क्योंकि हम उसकी सीमा रेखा नहीं खींचते। मेरी मेरा दावा है कि उसमें से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा उसमें यदुवंशी समाज के परिवार के लोगों को मैंने दिया है। और मेरे पास लिस्ट है, आप आएंगे तो मैं आपको लिस्ट दूंगा। हम कोई भेदभाव नहीं करते, हम तो जो समाज के लिए काम कर रहा है, जो भी सनातन से जुड़ा है, जो भी हमारे सनातन समाज का व्यक्ति है, वो हमारा अपना है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सनातनी ही, जो दरवाजे पे आता है मदद मांगता है, हम उसकी मदद करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, मुझे लगता है कि करोड़ों रुपए उनके पास भी क्या है। जो दरवाजे पे आया वो हमारी विधानसभा का हो न हो, वो हमारा अपना है। स्वर्गीय राम नगीना यादव जी, मैं तो कह रहा हूँ भाई, स्वर्गीय राम नगीना यादव जी की हत्या क्यों हुई, ये देवरिया का बच्चा बच्चा जानता है। उसके पीछे कौन से लोग शामिल थे, वो भी सबको पता है। तो मैं तो कहता हूँ समाजवादी पार्टी को लड़ लेना चाहिए था इस मुद्दे पर। या जो लोग कहते हैं कि भाई वो जाति की राजनीति करते हैं, उनको आगे आना चाहिए। कितना मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं, आप पब्लिक के बीच जा रहे होते हैं, मुद्दे उठा रहे होते हैं, और उस बीच अगर इस तरह की धमकियां, इस तरह की चोची, देवरिया इलाका भी ऐसा है, थोड़ी दूर पर आप जाएंगे तो नेपाल भी मिल जाएगा, थोड़ी दूर जाएंगे बिहार भी मिल जाएगा। और आपको पता है वो सब इलाकों में बाहुबल अपराध एक दौर में बहुत जबरदस्त रहा है। देखिए, देवरिया की जनता मेरी रक्षक है, देवरिया की जनता मेरी मालिक है, देवरिया की जनता मेरी मार्गदर्शक है। और देवरिया की जनता के रहते मेरा कोई बाल बांका बिगाड़ नहीं सकता। धमकी देने वाले धमकी देते रहते हैं, सोशल मीडिया पे ट्रोल करने वाले ट्रोल करते रहते हैं, बहुत सारी बातें लिखते रहते हैं। पर मुझे भरोसा है कि देवरिया की जनता इस पूरी लड़ाई में मेरे साथ खड़ी है। मैं आपसे कहूंगा कि एक बार आप देवरिया आएं, आपका आपका स्वागत है। और इस मजार का इतिहास भी पढ़ें, बहुत सी किताबों में आपका इसका इतिहास मिलेगा। और ये पता चलेगा कि ये मजार, इसका एक इतिहास जो है, उसके पीछे एक बहुत क्रूरता की कहानी भी है। एक सरकारी पुस्तक छपी थी, जो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें ये बताया गया कि भाई अ, एक दौर में जब यहाँ से हिंदू बहन बेटियों की डोलियां निकलती थी, तो इस जगह पर उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, उनकी अस्मत लूटी जाती थी। और ऐसे में हमारे यहाँ एक शगामा एक जगह है, जो क्षत्रियों के, वीर क्षत्रियों के लिए उस जगह को जाना जाता है, कि वहां पे गौरी वीर बाजार के क्षत्रियों ने बहुत अपना योगदान दिया है। तो वहां की एक बेटी ने इस जगह पे लड़ाई लड़ी, अपने प्राणों की आहुति दी। और जो व्यक्ति इस प्रकार का दुराचार करता था हिंदू बहन बेटियों के साथ, उसका उन्होंने वहां पर वध किया। और इसीलिए आप उस मजार के थोड़ी दूर पर जाएंगे, तो वो जो हमारी क्षत्राणी बहन थी जिसने अपनी आहुति दी, उनकी एक छोटी सी सती माता के नाम से उनका एक मंदिर बना हुआ है, जिसको दैया माता का स्थान कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, सनातन समाज का दुर्भाग्य है कि लोग भूलते चले गए, दैया माता को, सती माता को लोग भूलते चले गए। और जो लोग जिनका इतिहास बड़ा क्रूर है, जिनका इतिहास बड़ा घिनौना है, उस जगह को लोगों ने देखिए क्या से क्या बना दिया। एसडीएम ने कोर्ट के माध्यम से ऑर्डर किया। एसडीएम की कोर्ट होती है, राजस्व की अदालत होती है, जिसमें बकायदे मुकदमा दाखिल हुआ। और मुकदमा किसने दाखिल किया? मुकदमा संबंधित लेखपाल ने दाखिल किया कि भाई देखिए, इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जीवाड़ा कैसे हुआ कि सरकारी जमीन को मजार की जमीन दिखा दी गई है, सरकारी जमीन को उसके नाम पे चढ़ा दिया गया। और इसके लिए बकायदे मजार कमेटी के जो लोग थे, उनको मौका दिया गया। 10 तारीख पड़ी, पर तारीख पे आते किस मुंह से? क्या मूल्य के तारीख पे आते? कोई कागज ही नहीं था, कोई दस्तावेज नहीं थे। और जो दस्तावेज दिखाए, उसकी जब जांच हुई, तो उनके लिए एक और मुसीबत सामने आ गई, क्योंकि वो फर्जीवाड़ा था। जब उसकी जांच हुई, उसको उसका परीक्षण किया गया, तो पता चला कि तो फर्जीवाड़ा किया गया। तो ऊपर से एक मुकदमे का भी आदेश हो गया। तो एक तो सरकारी जमीन को कब्जा करके आपने वहां पर एक अवैध बाजार बना दी, एक पाप किया। और दूसरा पाप आपने क्या किया कि आपने इस फर्जीवाड़े को जस्टिफाई करने के लिए सरकारी दस्तावेजों में आपने व्हाइटनर लगवा लगवा के आपने उस जमीन को अपने नाम चढ़वा दिया। तो जब इसकी तफ्तीश हुई, तो ये सारी बातें सामने आई। उसी के आधार पर एसडीएम ने नहीं, एसडीएम कोर्ट ने निर्णय दिया है, एक राजस्व अदालत ने अपना निर्णय दिया है। और ये लोग हाई कोर्ट तक भाग के गए हैं, पिछली बार भी भाग के गए, फिर भाग के गए हैं। पर ये जहां तक भागे, जिस भी अदालत तक भाग सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ तक भी चले जाएं, पर हम ये मजार गिरा कर रहेंगे। हम इस मजार को गिराने की पूरी कोशिश करेंगे। शलभ जी, हमारी नजर इस मुद्दे पर बिल्कुल बनी रहेगी, और खासतौर पर जब हम इस पूरे प्रकरण को लेकर के सामने आ रहे हैं, तो देवरिया में क्या कुछ हुआ, किस तरीके का इतिहास था, सती माता का इतिहास क्या था, और इस मजार का भी इतिहास भूगोल क्या था, ये सब खंगाल कर दर्शकों के सामने लाएंगे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।